ठीक है। अब हम इस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में समझने जा रहे हैं कि ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। तो अगर हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला लिखना है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैसे डिफाइन होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो इस तरह से हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिफाइन करते हैं। इसकी अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो बच्चों स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और स्ट्रेन की तो कोई यूनिट होती ही नहीं है। इस वजह से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जो एसआई यूनिट होती है दैट इज सेम एज दैट ऑफ द स्ट्रेस। तो जो यूनिट, जो डायमेंशन स्ट्रेस का होता है बच्चों, वही डायमेंशन और वही यूनिट किसकी होती है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की होती है। अच्छा, एक मिनट। हाँ, आप बताओ बच्चों, लौ द्विवेदी आप बताइए, अब वॉइस कैसी आ रही है? बताओ जल्दी। अच्छा, एक मिनट तो मैं चेक करता हूं। अब बताइए, अब सही हुई? अब ठीक हुई आवाज बच्चों? कंटिन्यू करूं मैं? चलो अब तो हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि स्ट्रेस की जो एसआई यूनिट है और डायमेंशनल फॉर्मूला है वो किसकी तरह होता है? स्ट्रेस की तरह ही होता है। ठीक, इस वजह से देखो एसआई यूनिट स्ट्रेस की क्या हो गई? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गई। ठीक है बच्चों। अब अगली बात, स्ट्रेस किसकी प्रॉपर्टी होती है? ये अगला क्वेश्चन सबसे ज्यादा बड़ा उठता है। तो बच्चों स्ट्रेस सॉरी जो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये किस पे डिपेंड करता है? अगर ये कोई क्वेश्चन पूछे आपसे तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ना तो स्ट्रेस पे डिपेंड करेगा ना ही स्ट्रेन पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द बॉडी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल ऑफ द बॉडी। तो मटेरियल का मतलब कि अगर कोई रॉड स्टील की है तो उसका अपना अलग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा, अगर कोई रॉड कॉपर की है तो उसका अपना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अलग अलग होगा। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ना तो स्ट्रेस पे डिपेंड करता है ना ही स्ट्रेन पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, किस मटेरियल से वो ऑब्जेक्ट बना हुआ है उस बात पे ये डिपेंड करता है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बच्चों ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये बात हो गई बच्चों। अब बच्चों ये बताइए मुझे, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ बनाते हैं तो सपोज दैट मैं स्ट्रेस को वर्टिकल एक्सिस पे डिनोट कर रहा हूं और स्ट्रेन को मैं किस एक्सिस पे डिनोट कर रहा हूं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे डिनोट कर रहा हूं। तो बच्चों जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? सो द आंसर इज अ स्ट्रेट लाइन। क्यों बनेगा स्ट्रेट लाइन? क्योंकि बच्चों आपने पढ़ा होगा कि जब भी कोई दो क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक दूसरे के तो उन दोनों के बीच का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। एक तो ये वाला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है बच्चों? हम इसको स्ट्रेस को क्या लिख सकते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी टाइम्स स्ट्रेन, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब मैंने स्ट्रेस को किस एक्सिस पे रख दिया है बच्चों? वाई एक्सिस पे रख दिया है।
स्ट्रेन को किस एक्सिस पे रख दिया है, मान लो एक्स एक्सिस पे रख दिया है, तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है स्ट्रेस इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन, ये y इक्वल टू mx के फॉर्म में है। और आप सबको पता है कि अगर कोई क्वांटिटी इस फॉर्मेट में होती है y इक्वल टू mx के फॉर्मेट में, तो उसका जो ग्राफ होता है बच्चों वो एक स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होने वाली होती है। द ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो एज पर द हुक्स लॉ, किसके अकॉर्डिंग, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ कैसा होगा, तो आंसर है इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन होगी। ये बात सबको समझ में आ गई। अच्छा मुझे ये बताइए बच्चों, ये देखो स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। इस ग्राफ का बच्चों स्लोप क्या देगा, व्हाट डज द स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ गिव्स। तो बच्चों अगर तुम इस इक्वेशन को देखो कंपेयर करो, तो y इक्वल टू mx में बच्चों ये जो m होता था ये स्लोप होता था। क्या होता था, ये स्लोप होता था। और बच्चों अगर तुम ऊपर वाले फॉर्मूले को देखो तो m की जगह क्या आ गया है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ गया है। इसका मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का जो स्लोप होगा दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो the slope of stress strain graph gives you modulus of elasticity। ये बात भी आपको नोट करनी होगी। तो बताओ बच्चों, अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दिया है, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ दिया हुआ है और आपसे पूछे कि बताओ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो आप क्या पता करेंगे, उस ग्राफ में स्लोप निकालेंगे और वही जो स्लोप होगा वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रिंसिपल पे देखो एक ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। देखो बच्चों ये स्ट्रेस को मैंने y एक्सिस पे रखा है, स्ट्रेन को मैंने x एक्सिस पे रखा हुआ है, और मैंने देखो ग्राफ बनाए हुए हैं फॉर टू मटेरियल्स। तो दो मटेरियल के लिए देखो मैंने ग्राफ बना के रखा है, एक है मटेरियल A और एक है बच्चों मटेरियल B। आपको बताना है बच्चों किसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा हो। तो आउट ऑफ A एंड B which have greater modulus of elasticity, बताइए A और B में किसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगा। ओके बिल्कुल सही। तो बच्चों अभी अभी मैंने बताया है आपको कि स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ दे दे और क्या पूछे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछे, तो आपको स्लोप चेक करना है ग्राफ का। क्या चेक करना है, स्लोप। आपको दिख रहा होगा कि स्लोप ऑफ बी लाइन इज ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ लाइन ए। तो ऑब्वियसली है कि बी का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए। इसीलिए मैंने यहां लिख दिया है ईबी इज ग्रेटर देन ई। ये बात समझ में आ गई सबको। अच्छा और एक बात समझते हैं बच्चों, कई बार एक टर्म यूज होगा इस चैप्टर में कि एक मटेरियल ज्यादा इलास्टिक है, एक मटेरियल कम इलास्टिक है। तो किस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि कोई मटेरियल ज्यादा इलास्टिसिटी रख रहा है, कोई मटेरियल कम इलास्टिसिटी रख रहा है, तो आंसर है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जिस मटेरियल का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगा उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी उतनी ही ज्यादा होगी। इसीलिए मैंने यहां लिखा है इलास्टिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो समझ में आया बच्चों, जिस मटेरियल का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होता है वो ज्यादा इलास्टिक होता है, और जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम होता है वो कम इलास्टिक होता है। तो बच्चों यहाँ ए और बी में अगर तुमसे पूछा जाता कि कौन ज्यादा इलास्टिक है, विच आउट ऑफ ए एंड बी इज मोर इलास्टिक, तो आंसर क्या हो जाता, बी इज द करेक्ट आंसर। तो बी इज मोर इलास्टिक देन ए। क्यों, बिकॉज बी हैज हायर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज द ओनली रीजन। इसीलिए बच्चों क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, खैर मैं उसमें अभी बाद में आऊंगा स्टील और रबड़ वाले केस में। अभी इतना जनरल डिस्कशन सबको समझ में आया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में, ठीक है। अब जो हम अगली बात समझने जा रहे हैं वो है बच्चों
टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कि कितने टाइप्स होते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बच्चों बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मैं रिपीट करता हूं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एक बात आपको और नोट करनी है कि शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं। शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को क्या भी कहते हैं? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं। तो दोनों एक ही चीजें। बच्चों यंग्स मॉडुलस को मैं कैपिटल Y से डिनोट करूंगा, बल्क मॉडुलस को मैं कैपिटल K से डिनोट करूंगा। कई बुक्स में इसको B से भी डिनोट करता है, ठीक है, बट आई एम गोइंग टू यूज द सिंबल capital K for bulk modulus, and for the shear modulus I will use the symbol capital G. तो Y Young's modulus, K bulk modulus, G shear modulus। ठीक है बच्चों, सिंबल्स क्लियर हो गए। अब इनकी डेफिनेशन देखते हैं। तो बच्चों यंग्स मॉडुलस को कैसे डिफाइन किया जाता है, इसको जरा देखते हैं। तो यंग्स मॉडुलस को कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों? देखो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो क्लियर सी बात है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में भी ऊपर कोई स्ट्रेस होगी और डिनोमिनेटर में कोई ना कोई क्या होगा? स्ट्रेन होगा। तो बच्चों यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो। किसका किसका रेशियो? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो ही क्या कहलाता है? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब तुमको पता है बच्चों की लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात कब होती थी? एक टेंशन वाला केस होता था और एक कंप्रेशन वाला केस होता है। तो आपसे कह दिया जाए बच्चों कि एक स्टील की वायर को आप इलोंगेट कर रहे हो, स्टील की वायर को आप क्या कर रहे हो? इलोंगेट कर रहे हो या कंप्रेस कर रहे हो। तो बताओ कौन सा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफाइन करोगे तुम उस स्टील की वायर के लिए? तो तुमको तुरंत आइडिया लग जाएगा कि भाई टेंशन और कंप्रेशन के केस में तो यंग्स मॉडुलस डिफाइन होता है, इसलिए हम कौन सा मॉडुलस डिफाइन करेंगे बच्चों? यंग्स मॉडुलस डिफाइन करेंगे उस केस। ठीक है, चलो बच्चों अब एक क्वेश्चन आता है कि बच्चों स्टील और रबर में कौन ज्यादा इलास्टिक होता है? दैट इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन। तो अभी तक जनरल कॉन्सेप्शन सबका ये रहता है, कॉन्सेप्ट सबका ये रहता है कि सर रबर तो ज्यादा फ्लेक्सिबल है तो रबर ज्यादा इलास्टिक होगी, स्टील कम फ्लेक्सिबल है, इट इज लेस इलास्टिक। बट ऐसा नहीं है, ये एक मिसकॉन्सेप्शन होता है। बच्चों फिर से वही बात मैंने तुम्हें समझाई, जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगा वो ज्यादा इलास्टिक होता है। और अगर आप डेटा देखते हो तो ये पाया जाता है कि स्टील का यंग्स मॉडुलस रबर के यंग्स मॉडुलस से क्या होता है? ज्यादा होता है। इस वजह से स्टील इज मोर इलास्टिक देन द रबर। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि स्टील इज मोर इलास्टिक। ये बात समझ गए? अब हम एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे यंग्स मॉडुलस का एक फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं। तो लेट अस कंसीडर ए रॉड ऑफ लेंथ L। तो एक रॉड है, एक बार है जिसकी लेंथ कितनी है बच्चों? L। अब मैंने देखो इसमें एक फोर्स F लगा दिया। तो अगर आपने एक फोर्स F लगाया है तो ये इलोंगेट करेगा। लेट्स से द इलोंगेशन इन द बार इज डेल्टा L। कितना इलोंगेट कर गया? डेल्टा L से इलोंगेट हो गया। ठीक है, वेरी गुड बच्चों। तो बच्चों ये बताओ, मैं अगर यहाँ पे कहूं कि फाइंड द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो फाइंड द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये आपका अगर क्वेश्चन हो तो तुमको पता है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसका मतलब मुझे पहले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकालना पड़ेगा और फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालना पड़ेगा और दोनों का क्या ले लेना होगा? रेशियो लेना होगा। तो बच्चों अगर फोर्स F लग रहा है और अगर ये एरिया कितना है इसका? A है, तो बच्चों जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है सिग्मा L
वो हो जाएगा F अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया। अगर कोई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पूछे, ये तो तुमने पढ़ा हुआ है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है बच्चों, डेल्टा एल अपॉन एफ। तो यहाँ पे अगर हम रख दें यंग्स मॉडुलस के फॉर्मूले में स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू को, तो फाइनली जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है यंग्स मॉडुलस इक्वल्स टू एफ एल और डिनोमिनेटर में आएगा ए डेल्टा एल। तो फाइनल एक्सप्रेशन यंग्स मॉडुलस का क्या मिल गया, एफ एल डिवाइडेड बाई ए डेल्टा एल। तो इसको आपको याद रखना है हमेशा कि कभी भी तुम्हें यंग्स मॉडुलस निकालने को बोलेगा, यू ऑलवेज गो विद दिस फॉर्मूला, एफ एल डिवाइडेड बाई ए डेल्टा एल। एफ क्या है बच्चों इस फॉर्मूले में, अप्लाइड फोर्स। एल क्या है बच्चों, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रॉड। ए क्या है बच्चों, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रॉड। और डेल्टा एल क्या है, कितना इलोंगेशन हो गया या कितना कंप्रेशन हो गया, दैट इज डेल्टा एल। ठीक, तो सारे टर्म्स क्लियर हैं इस फॉर्मूले में। तो यंग्स मॉडुलस क्या होता है, एफ एल डिवाइड बाई ए डेल्टा एल, दिस इज द फॉर्मूला। अब बच्चों जो दूसरा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसको हम बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। तो बच्चों जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रेस एंड द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो समझ में आया, बल्क मॉडुलस कब डिफाइन करोगे, जब लिक्विड्स की बात होगी, जब फ्लूइड की बात होगी। क्योंकि बच्चों लिक्विड और फ्लूइड्स में ही कैसे स्ट्रेस आती है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस आती है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आता है। इस वजह से जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, दिस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये बात सबको समझ में आ गई। चलो अब अगर हम एक केस देखते हैं, तो सपोज ये एक बॉडी है जो किसी लिक्विड के अंदर सबमर्ज कर दी गई। इसकी ओरिजिनल वॉल्यूम कितनी है, लेट्स से कैपिटल V है। अब तुम सबको पता है कि ये जो लिक्विड है इस पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा चारों तरफ से। लेट्स से द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस लिक्विड इज P। तो बच्चों तुमको पता है कि अगर लिक्विड इसको प्रेशर लगा रहा है चारों तरफ से इस बॉडी पे, तो इसकी साइज कंप्रेस होगी, ये श्रिंक करेगा। लेट करो ये कितनी इसकी वॉल्यूम चेंज हो गई, डेल्टा V से इसकी वॉल्यूम चेंज। तो दिस इज डेल्टा V। डेल्टा V समझ में आया, द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ये बात समझ में आ गई। अब हमको बताना है कि इस लिक्विड का बल्क मॉडुलस कितना है, दैट इज द क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, बल्क मॉडुलस है हाइड्रोलिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और पिछली क्लास में मैंने तुम्हें बताया था कि जो हाइड्रोलिक स्ट्रेस होती है वो प्रेशर के इक्वल होती है। तो बच्चों हाइड्रोलिक स्ट्रेस की जगह मैंने क्या रख दिया यहाँ पर, प्रेशर। तो एक काम तो पूरा हो गया। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बताओ क्या होता था। तो बच्चों वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन तो हमको पता है डेल्टा V अपॉन V होता है, बट यहाँ साइन क्या लेंगे हम, माइनस साइन लेके चलेंगे। वाई माइनस साइन, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम डिक्रीज होगी। जो डेल्टा V है वो डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। इस वजह से हम यहाँ कैसा साइन लेके चलते हैं, माइनस साइन लेके चलते हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो व्हाट इज द, तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या बनेगा, इस V को हम ऊपर ले जाएंगे तो PV डिवाइडेड बाई डेल्टा V। तो बल्क मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों, माइनस PV डिवाइडेड बाई डेल्टा V। व्हाट डज दिस माइनस साइन डिनोट हियर, ये माइनस साइन यहाँ क्या बताता है, माइनस साइन ये बताता है कि अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेगेटिव साइन। ठीक है बच्चों, तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है बल्क मॉडुलस निकालने के लिए। ठीक है, अब एक टर्म डिफाइन होता है बच्चों, कंप्रेसिबिलिटी। आपने केमिस्ट्री में यूज किया होगा गैसेज की कंप्रेसिबिलिटी निकालने के लिए। तो जो कंप्रेसिबिलिटी होती है किसी भी फ्लूइड या किसी भी लिक्विड की बच्चों, वो बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल होती है। सो द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ अ फ्लूइड और लिक्विड इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अगर आपको बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पता चल चुका है तो आप उसका रेसिप्रोकल कर दोगे, यू विल गेट द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ दैट लिक्विड और दैट फ्लूइड। तो ये बात सबको समझ में आ गई।
और ये जो बल्क मॉडुलस और कंप्रेसिबिलिटी जैसी बातें हम लोग डिफाइन करते हैं वो किनके लिए करते हैं, ज्यादातर लिक्विड्स और गैसेज के लिए करते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये बल्क मॉडुलस वाला टॉपिक ओवर हो गया। अब बचता है बच्चों तीसरा टाइप का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसे हम शियर मॉडुलस कहते हैं या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो बच्चों शियर मॉडुलस अब आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा, शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या कह देते हैं बच्चों, शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। फिर बच्चों मैंने कल बताया था कि शियर स्ट्रेस कैसे निकालते हो, तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, फोर्स अपॉन एरिया। याद करिए कल मैंने ये डायग्राम बनाया था ऐसे, इस वाले फेस पे मान लो मैंने फोर्स कितना लगा दिया है, F का फोर्स लगा दिया है। लेट्स से द एरिया इज A, तो द शियर स्ट्रेस इज गिवन बाय फोर्स अपॉन एरिया। होता था तो स्ट्रेस मिल गई। अब शियर स्ट्रेन क्या होता था, तो शियर स्ट्रेन के मैंने दो फॉर्मूले बताए थे। एक था कि शियर स्ट्रेन किसके इक्वल होता है, शियर एंगल के इक्वल होता है, तो मैंने शियर स्ट्रेन की जगह क्या रख दिया यहाँ, शियर एंगल। तो एक फॉर्मूला क्या बना तुम्हारा शियर मॉडुलस का, F अपॉन A थीटा, क्योंकि बेटा ये A तो नीचे आ जाएगा यहाँ, तो क्या बचा F बाई A थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला आप तब यूज करते हो, यू गो विद दिस फॉर्मूला व्हेन द शियर एंगल इज गिवन। आपको कह देगा कि एक ब्लॉक है, इट टिल्ट बाय 5 डिग्री, कितना टिल्ट हो गया वो, 5 डिग्री टिल्ट हो गया, तो फिर आप इस वाले फॉर्मूले के साथ जाओगे। या आपको ये भी पता है कि शियर स्ट्रेन को हम कैसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा x बाई एल लिख सकते हैं। तो एक दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा F डेल्टा x डिवाइडेड बाई एल। तो आपको दोनों फॉर्मूले समझ में आने चाहिए। ये वाला फॉर्मूला कब लगाओगे बच्चों, जब तुम्हें डेल्टा x देगा। डेल्टा x क्या होता था बच्चों, कि ये टॉप फेस होता था और ये बॉटम फेस होता था। अब टॉप फेस पे फोर्स लगा तो ये कुछ आगे शिफ्ट हो जाएगा ना, तो कितना शिफ्ट हो गया, दैट इज योर डेल्टा x। और L क्या होता था, दोनों फेसेज के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। A क्या है बच्चों, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और F क्या है बच्चों, डिफॉर्मिंग फोर्स है। तो इस तरह से देखो सारे फॉर्मूले हमने देख लिए। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला FL बाई A डेल्टा है, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला माइनस PV बाई डेल्टा B, और शियर मॉडुलस के ये दो फॉर्मूले हो गए बच्चों आपके। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ योर बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आई होप कि आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी समझ में आ गया, उसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन समझ में आ गया, और तीसरी बात क्लासिफिकेशन समझ में आ गया। अब बचती है बात कि इनके बीच में रिलेशंस क्या होते हैं, व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्योंकि ये आपस में क्या भी होते हैं, रिलेटेड भी होते हैं। तो बस वो हमारी लास्ट क्लास होगी। तो अब हम अगली क्लास में इन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बीच के रिलेशंस को देखेंगे, और फिर फाइनली एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर हम ये जो इलास्टिसिटी वगैरह पढ़ रहे हैं, ये बल्क मॉडुलस वगैरह जो पढ़ रहे हैं, इनका प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशंस देखेंगे कि हम रियल लाइफ में इनको यूज कहां कहां पे करते हैं। वो हमारा एंड पॉइंट होगा इस चैप्टर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाला पॉइंट कवर हो गया। बिफोर एंडिंग दिस क्लास मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों के लिए, सभी सॉल्व करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखो सब। तो क्वेश्चन है, मैं इरेज कर दूं इसको। क्वेश्चन है बच्चों, देयर इज ए रॉड, स्टील रॉड है, and let's say it is of length 1 meters and a force is applied on this rod, और इस रॉड पे क्या अप्लाई किया जा रहा है बच्चों, एक फोर्स लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से जो इलोंगेशन आ रहा है इसमें
that elongation is 10 raised to power minus 4 meters. Clear? यहाँ पे स्ट्रेस दिया हुआ है कि इतनी स्ट्रेस लगाई गई है और जो स्ट्रेस दी गई है दैट इज गिवन एज 10 रेज़ टू पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो कैलकुलेट यंग्स मॉडुलस. कैलकुलेट यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. ये है क्वेश्चन आपका. एक रॉड है स्टील की, लेंथ है 1 मीटर, एक उसमें फोर्स लगाया गया. तो फोर्स ना देके आपको क्या कह दिया, स्ट्रेस दे दिया डायरेक्ट कि इतना स्ट्रेस लग गया, जिसकी वजह से इसमें जो इलोंगेशन है वो दे दिया तुमको. और फिर पूछ रहा है कि व्हाट इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ द रॉड. तो जल्दी से बताएं यंग्स मॉडुलस कितना आएगा इसका. एवरीवन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ दिस गिवन रॉड. जल्दी से बताएं और फिर क्लास को हम एंड करते हैं. ठीक है, आंसर बताइए जल्दी. ओके, वेरी गुड मोनिका. तो आंसर आ चुका है यहाँ पर बच्चों. फॉर्मूला आपको क्या लगाना है यहाँ पर, FL बाई A डेल्टा L. यही फॉर्मूला बताया था. बट ना तो यहाँ हमें फोर्स दिया है ना तो हमें यहाँ एरिया दिया हुआ है, लेकिन हम F बाई A को क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस लिख सकते हैं. तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, सिग्मा. तो सिग्मा L बाई डेल्टा L. आपको स्ट्रेस दिया है, ओरिजिनल लेंथ दिया है, डेल्टा L दिया है. आंसर विल कम 10 रेज़ टू पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं. अच्छा बच्चों, एक करेक्शन यहाँ कर लीजिए. यहाँ पे ये जो L है ये न्यूमरेटर में जाएगा और जो डेल्टा X लिखा हुआ है वो डिनोमिनेटर में आएगा. कैसे, देखो जो फॉर्मूला यंग्स मॉडुलस का था ना, FL बाई A डेल्टा है, कुछ उसी तरह से फॉर्मूला शियर मॉडुलस का भी होता है. तो ये मिसप्रिंट हो गया था, तो इसको करेक्ट कर लेना. तो फॉर्मूला होगा FL बाई A डेल्टा X. बस ये करेक्शन यहाँ ये सही है, इसको बस सही कर लीजिए. ठीक है, तो दिस इज द टाइम टू एंड दिस क्लास. आई होप कि आज आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी. आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं. तो आज मैं आपको एक PDF भेजने वाला हूं. अभी तक में जो भी हमने क्लासेस डिस्कस की हैं इस चैप्टर में, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे. तो उनको आप सॉल्व करिएगा और अगली क्लास में हम उन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा डिस्कस करेंगे और रिलेशन देखेंगे. ठीक है, चलिए क्लास को एंड करते हैं यहाँ पर.